हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 28। इससे पहले इस कहानी के 27 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। निहाल ने रुद्र का हाथ पकड़कर घुमा दिया और फिर दीवार से लगाते हुए बोला कि ओए, प्यार से बात कर रहा हूँ तो सर पर चढ़ता आ रहा है तू। रुद्र ने भी अगले ही पल उसका गला जोर से पकड़कर दीवार से लगाया और फिर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मैं रुद्र हूँ। रुद्र। ये सुनकर तो निहाल की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सांसें तो जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। निहाल काफी ज्यादा हैरानी से रुद्र की तरफ देख रहा था। रुद्र ने भी निहाल का गला छोड़ दिया और फिर निहाल जो अपनी अटकती हुई आवाज में बोलता है कि अरे, आपने ये पार्ट टाइम कब शुरू कर दिया भैया? हमारी कंपनी क्या इतनी ज़्यादा घाटे में चल रही है कि आपको समोसे की दुकान पर भी काम करना पड़ रहा है? अगले ही पल उसका माथा एकदम से खनका और वो बोलता है कि अच्छा, और वो जो कढ़ाई के पास बैठे हैं वो दादाजी तो नहीं है? तभी मैं कहूँ कि वो बुढ़ा मेरी दादी को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा था? ये सुनते ही रुद्र ने भी हल्का सा एक चांटा निहाल की गाल पर चढ़ दिया और बोलता है कि थप्पड़ खाएगा? बुढ़ा है वो दादाजी हैं, हमारे दादी जी, समझा तू? अपने चांद को नहीं देखेंगे तो क्या फिर किसी और के चांद को देखेंगे? तो निहाल ने भी अपना सिर एकदम से खुजाया और बोला कि लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है भैया? मतलब हम क्या इतने ज़्यादा गरीब हो गए हैं कि आपको और दादाजी को ऐसे छुप कर समोसे बेचने पड़ रहे हैं, वो भी संडे के दिन जब ग्राहक भी नहीं आते हैं? ऐसा क्यों भैया? अरे, अगर समोसे ही बेचने हैं तो फिर मंडे टू सैटरडे बेचो, फैक्ट्री खुली रहती है, तभी तो प्रॉफिट होगा ना हमें, तभी तो सभी ग्राहक आएंगे खरीदने के लिए। एक बात कहूँ रुद्र भैया, आपको बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि बिजनेस होता क्या है, कैसे होता है। रुद्र तो एकदम गुस्से से निहाल को घूर कर देख रहा था। निहाल ने जब नोटिस किया कि रुद्र काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा है तो वो भी अब धीरे से बोलता है कि सॉरी। रुद्र ने भी उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से से कहा कि अच्छा, तुझे तो 6 फुट का हट्टा कट्टा लड़का भी छोटू नजर आता है, तुझे ज्यादा नॉलेज है। निहाल ने भी बच्चा सा मुंह बनाया और फिर बोलता है कि अरे, वो ज्यादातर ये समोसे वाले और चाय वालों की दुकान पे छोटू ही काम करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि तुम भी छोटू होगे, इसीलिए बस फ्लो फ्लो में बोल दिया। सॉरी सॉरी भैया। खैर, ये सब कुछ छोड़िए, ये बताइए कि ये सब कुछ क्या है? क्या सच में हमारी फैक्ट्री को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि आपको और दादाजी को ऐसे समोसे बेचने पड़ रहे हैं? रुद्र ने फिर से अगले ही पल अपने माथे को रगड़ा और फिर निहाल के बाजू पकड़कर उसे पीछे दीवार से लगाते हुए कहा कि यार, तेरी कनपट्टी पे इतना ज़्यादा मारूंगा ना कि कान सूज जाएगा तेरा, बदतमीज कहीं का। निहाल बोलता है कि अरे, अब मैंने क्या कर दिया भैया? तो रुद्र बोलता है कि अरे, बुद्धि है तेरे अंदर या फिर नहीं? निहाल ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि बुद्धि तो बहुत है मेरे अंदर। रुद्र भी पैर पटकते हुए खुद से बोलता है कि यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं? क्या सच में ये दोनों मेरे ही भाई हैं? एक वो जो आशिक बना फिरता है और एक दादाजी जी ने अपनी चंद्रकला को आज ही समोसे खिलाने थे, और एक तू है जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह से खा लिया है, जिसे ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या कहूँ मैं यार, क्या नहीं। निहाल अभी भी चुपचाप से रुद्र को ही देख रहा था। रुद्र बोलता है कि बाहर जो लड़का खड़ा है ना वो नील है, और नील के साथ जो लड़की खड़ी हुई है ना वो अवनी है, हमारी होने वाली भाभी। मतलब नील उसे पसंद करता है। नील ने अवनी को ये कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और हम यहाँ पर सब गरीब का रोल प्ले कर रहे हैं, समझा तू? और अब तू मुझे कहीं से भी समोसे ला कर दे, जल्दी से जल्दी, वरना बहुत ज़्यादा मारूंगा तुझे, बहुत ज़्यादा। निहाल के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोलता है कि ये जो लड़की खड़ी थी ना गोरी चिट्टी से, जो मुझे पीछे देखकर बार बार स्माइल पास कर रही थी, वो मेरी भाभी है, सच में मेरी भाभी बनेगी। नील भैया ने तो मुझसे भी पहले बाजी मार ली है, सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। इतना कहकर उसने भी अपना सिर एकदम से खुजाया और फिर उसे नव्या एकदम से याद आ जाती है। अगले ही पल वो अपने होश में वापस आया और बोला कि पसंद अच्छी है भैया की, बहुत ज्यादा। अभी समोसे लेकर आता हूँ आपके लिए। इनफैक्ट मैं अभी भैया भाभी के लिए एक अच्छे से होटल में लेकर जाता हूँ उन्हें समोसे के लिए। हम पूरी फैमिली बैठकर आराम से लंच करेंगे। इतना कहकर निहाल वहां से जाने लगा तो रुद्र ने फिर से अब अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से बोलता है कि पागल तो नहीं हो गया तू? तेरे अंदर का दिमाग हट गया है क्या? इतनी सारी राम कथा सुनने के बाद भी बोलता है कि सीता कौन है? अभी गधे, मैंने कहा ना कि हम सब गरीब हैं, गरीब का रोल प्ले कर रहे हैं। अब कहीं से भी मुझे समोसे लाकर जल्दी से दे दे, समझा तू? इतना कहकर रुद्र ने भी अपनी गाड़ी की चाबी निहाल के हथेली पर रखी और फिर थोड़ा गुस्से से बोलता है कि बस 10 मिनट, 10 मिनट है तेरे पास, 10 से 11 मिनट नहीं होने चाहिए, समझा तू? निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने सिर पर पैर लगाकर जल्दी से वहां
से भाग जाता है। रुद्र ने भी अपने मुंह पर फिर से रुमाल लपेट लिया और फिर दादाजी के पास आ गया। दादाजी ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रुद्र की तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हो कि अवनी को क्या खिलाऊं मैं। तो रुद्र ने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर धीरे से बोलता है कि दादाजी, निहाल गया है समोसे लाने के लिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। फिर उसने नील की तरफ देखा और कहा कि भैया बस 10 मिनट लगेंगे, हम ताज़े समोसे बना रहे हैं। नील पहले ही अब बेबसी नज़रों से अभी रुद्र को ही देख रहा था और फिर रुद्र ने ही आंखों में उसे शांत रहने का इशारा किया। तो नील ने भी अब अवनी की तरफ देखा तो अवनी बोलती है कि कोई बात नहीं, गर्मा गर्म समोसे खाकर ही चलेंगे यहाँ से, आज तो बहुत ज़्यादा मन भी है समोसे खाने का। इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगती है। उसने फिर से देखा कि जहाँ पर दादी आराम से बैठकर समोसे खा रही थी और शुभ जो अपनी मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। और तभी दादी बोलती हैं कि शुभ, निहाल कहाँ पर चला गया है, बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो शुभ ने कहा कि यहीं कहीं होगा दादी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आ जाएगा वो। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि ओ छोटू, जल्दी समोसे लाना यार, कितना टाइम लगाएगा। रुद्र को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और बोला कि आ रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। और तभी दादाजी ने भी रुद्र की तरफ देखा और थोड़ा तेज आवाज़ में कहा कि जब तक तू ये बर्तन धो ले। रुद्र ने काफ़ी ज़्यादा हैरानी से दादाजी की तरफ घूर कर देखा और फिर उन बर्तनों की तरफ देखा। दादाजी की बात सुनकर तो रुद्र अंदर ही अंदर आग बबूला हो गया था। वो सुलगती हुई आंखों से दादाजी की तरफ घूर कर देख रहा था और दादाजी ने भी मुस्कुराकर फिर धीरे से कहा कि अरे ऐसे क्या देख रहा है तू मुझे, अकेला मैं ही हलवाई क्यों बनूं, तुझे भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, तुम्हें भी तो नौकर बनना पड़ेगा ना। चलो चलो जल्दी से ये सारे के सारे बर्तन साफ कर दो, अभी मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर दादाजी ने भी अब एक आर्टिफिशियल समोसा उठाया और फिर रुद्र की बाजू पर जोर से मारा। तो रुद्र भी हैरानी से दादाजी की तरफ देख रहा था और फिर दादाजी ने भी अपनी नज़रें फिर से अपनी चंद्रकला पर लाकर टिका दी। तो वहीं अवनी एक बार फिर से दादाजी की तरफ देखती है और एक बार चंद्रकला की तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसने थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया था। फिर वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलती है कि अवनी बस करो यार, प्लीज़ बस करो, अगर तू ऐसे बालम के दादाजी के कैरेक्टर पर उंगली उठाएगी तो फिर बालम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो तुझसे नाराज़ हो जाएगा। छोड़ ना, मुझे क्या है, मुझे तो बालम से मतलब है, बालम तो अच्छा है ना। तो वहीं रुद्र भी दादाजी की तरफ देख रहा था। दादाजी ने भी एक बार फिर से प्यार से कहा कि अरे जब तक निहाल समोसे लेकर नहीं आता है तब तक धो लेना ये बर्तन, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है मुझे। और एक काम करो, चाय भी अच्छे से चढ़ा दो, बहू पहली बार घर आई है तो कम से कम उसका मुंह तो मीठा होना चाहिए ना, ऐसे समोसे खिलाकर तीखा तीखा मुंह नहीं करना है, समझा तू। रुद्र अभी भी अपने दादाजी की तरफ घूर रहा था। तो दादाजी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम मत बनाओ चाय, मैं खुद ही बना देता हूँ चाय, अब तो ठीक है ना, अब तो जरा सा मुस्कुरा दे। इतना कहकर दादाजी ने भी एक भगोना लिया और फिर उसे कढ़ाई के बराबर वाली गैस पर ही रख दिया और फिर उसमें दूध और चीनी और चाय पत्ती सब कुछ डाल दिया और बोले, देख रहे हो ना कितनी अच्छे से चाय बनानी आती है मुझे, बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, अभी तेरी दादी को खुश कर दूंगा चाय पिलाकर। रुद्र अभी भी कुछ नहीं बोलता है, बस गुस्से में दादाजी की तरफ घूर कर देख रहा था। इतने में ही शुभ ने भी अब रुद्र की तरफ देखा और उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया और वो बोला कि ओ छोटू, चाय भी है क्या साथ में। तो रुद्र ने भी काफ़ी गुस्से में शुभ की तरफ देखा। इतने में ही दादाजी बोलते हैं कि हाँ हाँ है, कितने कप बनानी है। तो शुभ बोलता है कि बाबा बना दीजिए 3 कप अच्छी सी चाय, मैं मेरे भाई के लिए और मेरी दादी के लिए। और तभी दादाजी के मुंह से एकदम से निकला, लेकिन चांद तो फीकी फीकी चाय पीती है ना। यह सुनकर तो सबने हैरानी से आंखें फाड़कर दादाजी की तरफ देखा। तो वहीं अवनी भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से दादाजी की तरफ ही देख रही थी, उसकी आंखें भी बड़ी हो गई थी और दादी ने भी हैरानी से शुभ की तरफ देखा और फिर अचानक ही सब एकदम से शांत हो जाते हैं और सब उस माहौल में एकदम से सन्नाटा पसर गया था और रुद्र के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। किसी ने भी कुछ नहीं पूछा, सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या पूछना है दादाजी से। इतने में ही दादाजी ने भी फ़ोन निकाला और थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कहा कि अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरी चांद को फीकी चाय पिलाना है, उन्हें शुगर है, शुगर बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। अब जाकर सबको थोड़ी सी तसल्ली हुई थी और फिर दादाजी ने
बात बिगाड़ी थी तो संभाल भी ली थी। इतने में ही शुभ फिर से बोलता है कि ओ छोटू, मेरी दादी की रेड चटनी खत्म हो गई है, थोड़ी सी चटनी लाकर दो ना दादी को। अब तो रुद्र से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने भी शुभ की तरफ देखा और कहा कि भैया ज़रा यहाँ पर आएंगे आप। तो शुभ बोलता है कि क्यों क्यों आऊँ, और तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या, तो तू नहीं आ सकता है क्या। तो रुद्र फिर से बोलता है कि अरे भैया प्लीज़ एक बार आ तो जाइए ना प्लीज़। तो शुभ भी दादी की तरफ देखकर बोलता है कि मैं ज़रा छोटू के पास होकर आता हूँ दादी, पता नहीं क्या दिखा रहा है ये मुझे, पागल कहीं का। इतना कहकर वो भी अब अकड़ता हुआ रुद्र के पास आ जाता है और फिर रुद्र ने अगले ही पल शुभ का कॉलर पकड़ा और उसे सेकंड से पहले ही लेकर दुकान के पीछे आ जाता है और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। शुभ भी वहां पर खड़ा हुआ था और उसने भी रुद्र का गला पकड़ने की कोशिश करी कि तभी रुद्र ने उसका हाथ वहीं पर हवा में ही पकड़ लिया और फिर दीवार से लगाते हुए बोलता है कि मैं रुद्र हूँ, रुद्र समझा तू। यह सुनकर तो शुभ की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और अगले 5 मिनट में शुभ भी बर्तन धो रहा था और रुद्र जो आराम से चुपचाप से वहां पर खड़ा होकर शुभ की तरफ देख रहा था। तो वहीं दादी के समोसे भी अब खत्म हो गए थे। जो एक समोसा बचा था रुद्र ने उस समोसे को चटनी में मिक्स किया और फिर दादी के पास जाकर बोलता है कि लीजिए इसे खा लीजिए। दादी ने भी अब समोसे ले लिया और फिर बोली कि मेरे दोनों पोते कहाँ पर चले गए, अभी तो यहाँ पर ही था, शुभ पता नहीं कहाँ चला गया। रुद्र बोलता है कि यहीं कहीं पर होंगे, आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए, आप आराम से समोसे खाइए तसल्ली से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दादी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर से समोसे ले लिया। तो रुद्र भी वापस से अब समोसे की दुकान पर आ जाता है और तब तक निहाल भी समोसे लेकर आ गया था। रुद्र ने समोसा एक प्लेट में लगाया और तभी निहाल बोलता है कि अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप, पहली बार भाभी घर आई हैं तो क्या ऐसे समोसे दोगे क्या उन्हें। तो रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है कि तो कैसे समोसे दूंगा, तू ही बता दे और कैसे दूं समोसा। तो निहाल ने भी एक थोड़ी बड़ी सी प्लेट ली और उसमें 2 समोसे रखे, चटनी अलग अलग रखी और 1 कप 2 कप चाय रखी और फिर उसी के बीच में कुछ मिठाई रखी और फिर बोला कि लो अब दे दो भाभी को, आखिर भाभी पहली बार घर पर आई हैं तो फिर मुँह तो मीठा होना ही चाहिए ना, ऐसे समोसे खिलाकर कड़वा कड़वा मुँह करोगे क्या आप उनका। तो दादाजी भी धीरे से बोलती हैं कि सीख सीख अपने भाई से कुछ, तू इसे तो कुछ अकल ही नहीं है बैल कहीं का। इतना कहकर दादाजी ने भी अब चमचा उठाया और फिर रुद्र की बाजू पर हल्का सा मारा। तो रुद्र ने भी अपने दांत पीसते हुए बोला कि आपको तो मैं घर पर चल कर देखता हूँ, आज आपने मेरा बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है दादाजी, और तुम दोनों भाइयों को भी देखूंगा। शुभ ने भी थोड़ा बच्चा सा मुंह बनाकर रुद्र की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। तो रुद्र बोलता है कि सारी प्लेट साफ होनी चाहिए अभी के अभी, वो भी बहुत अच्छे से। इतना कहकर रुद्र ने भी प्लेट उठाई और फिर नील और अवनी के पास लेकर आ जाता है। अवनी ने भी जैसे ही प्लेट देखी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी ने भी अपनी प्लेट पकड़नी चाहिए लेकिन उससे पहले ही नील ने प्लेट लाकर कहा कि अरे टीचर जी आप खाइए ना, मैं पकड़ लेता हूँ, आप रहने दीजिए। अवनी के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और तभी निहाल ने भी रुद्र को अपने पास आने का इशारा किया। तो रुद्र भी अब निहाल के पास गया तो था और मगर गुस्से से उसे घूर रहा था। निहाल बोलता है कि आपने भाभी को कहीं बैठाया क्यों नहीं, वो कब से ऐसे ही खड़ी हुई हैं। दादाजी ने एक स्टूल मंगवाया था वो भी दादी को दे दिया। दादाजी ने भी दांत पीसते हुए कहा कि तुम्हारी भाभी प्रताप खानदान की बहू बनी नहीं है अभी, और मेरी चांद प्रताप खानदान की बहू पहले से ही है, समझा तू। तो क्या उसे स्टूल पर नहीं बैठा था क्या मैं, ऊपर से उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई है, आज देखो ना कैसे धड़ाधड़ 3 समोसे खा गई है वो। निहाल बोलता है कि अरे 3 नहीं खाए हैं, मैंने भी खाया है उसमें से, शुभ ने भी तो खाया है उसमें से। इतना कहकर उसने भी अब शुभ को हल्की सी कोहनी मारी। तो शुभ भी अपनी प्लेट को साफ करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मैंने भी खाया था समोसा, दादी का बहुत मन कर रहा था इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आ गए थे उन्हें समोसे खिलाने के लिए। रुद्र ने भी अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि अब तुम दोनों को सच पता चल गया है ना, तो फिर अपनी भाभी को जैसे चाहो वैसे ट्रीट करो, मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ दादी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर अभी दादी को कुछ भी पता चल गया ना तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगी। तो निहाल ने भी आसपास नजरें घुमाई तो उसे एक बेंच दिखाई देती है। निहाल ने भी उस बेंच को उठाया और फिर रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए बोला कि ये लो इसे लेकर जाओ और भाभी के पास उन्हें दे दो।
भाभी और भैया आराम से इस बेंच पर बैठकर समोसे खाएंगे। तो रुद्र ने भी वो बेंच ले ली और फिर उस पर आराम से दो लोग बैठ सकते थे और बीच में प्लेट भी रख सकते थे। तो रुद्र ने भी फिर निहाल की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि कुछ भी कहो, तू है ना बहुत ज़्यादा क्यूट, तू बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है, मैं तो बस समोसे खिलाकर भेज देता। इतना कहकर रुद्र भी उस बेंच को लेकर सीधा नील के पास आया और फिर उसने भी उसे बिछाते हुए कहा कि भैया आप इस पर बैठकर आराम से समोसे खा लीजिए। नील के चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन रुमाल होने की वजह से वो अभी मुस्कुराहट किसी को भी नहीं दिखी थी। लेकिन नील इतना तो समझ गया था कि उसके भाई उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नील भी पैर क्रॉस करके बेंच पर बैठा और फिर उसने भी प्लेट को उस बेंच पर बीचों बीच में रख दिया। अब अवनी भी एक साइड पैर करके आराम से बैठ जाती है और फिर वो मिठाई की तरफ देखकर बोलती है कि ये मिठाई क्यों मंगवाई है। तो नील बोलता है कि अरे टीचर जी, मुझे लगता है कि इस मिठाई की वजह से ही तो दादाजी हमें समोसे नहीं खिला रहे थे। नील ने भी अब अवनी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि अरे आप पहली बार हमारी दुकान पर आई हैं ना, इसीलिए इसीलिए दादाजी आपको मीठा खिलाना चाहते थे, आपका मुंह बिना मीठा कराए यहाँ से नहीं भेजना चाहते थे। वो मेरे दादाजी कहते हैं कि हर लड़की के अंदर लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी को आदर सहित मीठा खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उन्हें ज़रूर मीठा खिलाना चाहिए। इतना कहकर नील ने भी अब स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए एक बर्फ़ी उठाई और फिर अवनी की तरफ बढ़ा दी। तो अवनी ने भी अब नील की आंखों में देखा, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे नील की आंखों में उसे एकदम से हाइपोटाइज कर रही हो। तो अवनी ने भी अब अपना थोड़ा सा मुंह खोला और फिर उस बर्फ़ी को जल्दी से नील ने उसे खिला दिया और फिर वो समोसे खाने लगती है। लेकिन मन ही मन नील की बात सुनकर वो थोड़ा सा खुश भी हो रही थी। नील के साथ अब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। तीनों ही भाई खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। दादाजी ने भी उनकी नज़रें तो बस अभी अपनी चांद पर ही टिकी हुई थी और फिर नील और अवनी दोनों ही आपस में बैठकर बातें करते हुए आराम से समोसे खा रहे थे। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। तीनों ही भाइयों का ध्यान अब उस गाड़ी पर नहीं था। उस गाड़ी में से संध्या और संजय बाहर निकलते हैं। तो गाड़ी दुकान से बस 10 से 12 कदम की दूरी पर ही थी। संजय संध्या की तरफ देखकर बोलता है कि अरे ये दुकान कब खुल गई हमारी फैक्ट्री के सामने। संध्या ने कहा कि अरे आपकी फैक्ट्री है और आपको भी नहीं पता कि यहाँ पर कोई दुकान भी है, ये कैसा बिजनेस करते हैं आप। तो संजय बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, हो सकता है वो रुद्र को पता हो, खैर छोड़ो, समोसे खाओगी क्या। तो संध्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल खाऊंगी। मक्के की रोटी और सरसों का साग तो जय वीरू चट करके चले गए, मुझे क्या पता था कि उन्हें भी खाना है, वरना मैं एक्स्ट्रा बनाकर लेकर आती। तो संजय ने भी अब संध्या के गाल पर अपना हाथ रखा और बहुत ही प्यार से कहा कि अरे कोई बात नहीं, वो भी तो हमारे बेटे जैसे ही है ना। तो संध्या भी हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है कि असल में तो वही हमारे सच में बेटे हैं, एक बार कह दो कि एक टांग पर खड़े हो जाओ तो फिर दोनों ही भाई एक टांग पर ही खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं दोनों। संध्या की बात सुनकर तो संजय ने भी मुस्कुराकर कहा कि तुम ही हो इतनी अच्छी कि तुम कहो और मैं भी एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर तो संध्या के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो संजय के कॉलर को ठीक करते हुए बोलती है कि अच्छा, बातें तो बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी करते हैं आप, कहाँ से सीखी है आपने ये सारी बातें, थोड़ा अपने बच्चों को भी सिखा दीजिए ना। तो संजय ने भी अब अपनी आंखें बंद करके कहा कि तुमने भी ना किसका नाम ले लिया है, उन चारों बैलों का, उन्हें तो बस मार पिटाई आती है, मुझे तो समझ नहीं आता है कि जब उनकी शादी होगी तो फिर पता नहीं उनकी बीवियां उनके साथ कैसे रहेंगी, रहेंगे भी या फिर नहीं। तो संध्या बोलती है कि अरे मेरे बच्चे अखरोट जैसे हैं, ऊपर से जितने सख्त हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा नरम है। तो संजय बोलता है कि तुम्हारे बच्चे अखरोट जैसे नहीं है, तुम्हारे बच्चे वो। संध्या बोलती है कि बस कीजिए ना प्लीज़, क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं आप, चलिए आप जल्दी से चलिए, समोसे खाने चलते हैं। तो संजय ने भी अब समोसे की दुकान की तरफ देखा और उसे कुछ एकदम से शक होता है कि अचानक से उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने भी पलटकर संध्या की तरफ देखा और बोला कि तुम यहीं पर गाड़ी के पास खड़ी रहो, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर संजय भी एक ही कदम चला था कि तभी संध्या थोड़ा सा उदासी भरे लहजे में बोलती है कि अरे अब क्या मैं आपके साथ दुकान तक भी नहीं जा सकती हूँ क्या, क्या यहाँ पर ही खड़ी रहूँगी इतनी दूर। ये सुनकर तो संजय के कदम एकदम से रुक जाते हैं और उसने पलट कर अब संध्या की तरफ देखा तो संध्या उम्मीद भरी नज़रों से संजय को ही देख रही थी, वो उम्मीद जिसे संजय पिछले कितने ही सालों से संध्या की आंखों में रोज देखता आया था। एक बार फिर से वो संध्या के प्यार के आगे बेबस सा महसूस कर रहा था।
संजय ने भी संध्या के गाल पर अपना हाथ लगाकर कहा कि अरे ऐसा नहीं है संध्या, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान होती हो? मैं समोसे लेकर आ जाता हूँ ना यहाँ पर, फिर हम दोनों ही बोनेट पर रखकर आराम से खा लेंगे। वहाँ खड़े होकर खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। संध्या ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय समोसे की दुकान की तरफ चला गया। संजय ने पहले दादाजी की तरफ देखा और फिर अपने तीनों नालायक बेटों की तरफ देखा और फिर नील को देखा। उसके बाद उसकी नज़र अवनी पर पड़ती है। संजय कुछ देर तक तो अब अवनी को ही देखता रहता है, तो वहीं प्रताप ब्रदर्स को भी नहीं पता चला था कि संजय कितनी देर से वहाँ पर खड़ा हुआ उन लोगों को देख रहा था। संजय ने भी फिर दादाजी की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि अरे पिताजी, एक प्लेट मुझे भी समोसे दे दीजिए ना। यह सुनकर तो चारों ही भाइयों की मुंडी एकदम से 99 डिग्री में घूमती है और फिर उन्होंने भी अपने पापा को देखा तो सारे भाई एकदम से सुन्न पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों के अंदर जान ही नहीं बची है। चारों ही आंखें बड़ी करके उसे देख रहे थे। नील भी अचानक से स्टूल से उठ गया और फिर आवनी ने तो महसूस भी नहीं किया, वो तो बस समोसे खाने में बिजी थी। तो वहीं नील, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। संजय ने भी एक नज़र दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी ने भी अब जल्दी से अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी तीनों ही भाई इधर उधर जाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी तीनों आकर नील के पीछे छुप कर खड़े हो जाते हैं एक लाइन में। तो नील ने भी पीछे पलटकर अपने तीनों ही भाइयों को देखा और फिर संजय की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़े लिए और अवनी की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो कि प्लीज़ प्लीज़ पापा, अभी नहीं, प्लीज़ अभी कुछ भी मत कहिएगा, नहीं तो भांडा फूट जाएगा और सारा तहस नहस हो जाएगा। संजय ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर दादाजी की तरफ देखकर कहा, हाँ जी, मुझे भी समोसे दे दीजिए 2 प्लेट प्लीज़, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। अवनी ने भी जब संजय की आवाज़ सुनी तो उसकी नज़र अभी संजय पर एकदम से टकरा जाती है। उसने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट संजय को पास करी और फिर संजय ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट अवनी को पास करी। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अवनी ने फिर दादाजी की तरफ देखा और कहा कि अरे दादाजी, ग्राहक आए हैं आपके, समोसे दे दीजिए ना अपने ग्राहकों को। इतना कहकर अवनी ने भी रुद्र की तरफ देखा और बोली कि छोटू, अंकल को समोसे दे दो ना, कितनी देर से खड़े हुए हैं। रुद्र भी चुपचाप से दुकान के पास धीरे धीरे चला गया। तो वहीं दादी तो वहाँ पर अभी नहीं थी, वो तो हाथ धोने के लिए एक पेड़ के पास चली गई थी और बोतल से अपने हाथों को धो रही थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र ने भी जल्दी से एक प्लेट ली और उसमें समोसे रखे और संजय की तरफ बढ़ा दिए। तो संजय ने भी प्लेट रुद्र के हाथ से ले ली और बहुत ही धीरे से बोलता है कि पानी के लिए कुछ है क्या। रुद्र चुपचाप से खड़ा रहता है और इतने में ही शुभ भी जल्दी से भागता हुआ दुकान के अंदर गया और 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता है और उसने भी संजय की तरफ जल्दी से बढ़ा दी। संजय ने भी अब जल्दी से सामान लिया और फिर दादाजी की तरफ देखकर बोलते हैं कि हाँ जी, खाते में लिख लीजिएगा आप ये सारे पैसे। दादाजी तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, चुपचाप से बैठे थे जैसे इस दुकान में ही नहीं है। उन्हें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था अपने संजय पर। संजय ने फिर से अपने सारे बच्चों को घूर कर देखा और फिर नील की तरफ देखकर चुपचाप से बैठने का इशारा किया। नील जैसे ही खड़ा हुआ था वैसे ही स्टूल पर चुपचाप से बैठ जाता है, लेकिन अब तो उसके गले से एक भी निवाला उतरने वाला नहीं था। उसकी सांसें तो डबल स्पीड के साथ भाग रही थी और वो बस पसीने के मारे अपना पसीना पोंछ रहा था। तो वहीं संजय भी पलट कर जाने लगा और तभी पीछे से दादी बोलती हैं कि अरे संजय, तू यहाँ पर। अब तो चारों ही भाई एक बार फिर से सुन्न पड़ गए थे और एकदम से इधर उधर घबराहट के मारे देखने लगते हैं। संजय ने भी दादी की तरफ देखा और कहा कि माँ, बस वो संध्या को समोसे खाने थे ना, इसीलिए आया था। दादी बोलती है कि हाँ हाँ, समोसे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वाद है। इतना कहकर उसने भी दादाजी की तरफ देखा और फिर दादाजी के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वो गमछे से उन्होंने भी अपना मुँह ढका हुआ था, इसीलिए उनकी मुस्कुराहट दादी को दिखाई नहीं दे रही थी। मगर दादाजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। दादाजी तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे जिन्होंने अपने हाथों से ही समोसे बनाकर अपनी चंद्रकला को खिलाए हों। तो दादी ने फिर से निहाल और शुभ की तरफ देखा और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ बाइक पर नहीं जाऊंगी, मैं अपने संजय के साथ जा रही हूँ। समझे तुम दोनों खुद ही अपनी बाइक पर चले आना। संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बोला कि हाँ हाँ दादी, चलो ना मेरे साथ चलो आप। वैसे भी ये भाई अपनी ही मनमानी करते हैं, आपकी सुनेंगे कहाँ पर, किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं, जो भी मन में आता है ना बस ये चारों तो वही करते हैं। तो दादी बोलती हैं कि अरे ऐसे क्यों कह रहा है तू संजय, मेरे पोते बहुत अच्छे हैं। संजय ने कहा कि सच कह रहा हूँ दादी, बिल्कुल सच, आप चलिए
लिए बाद में बताता हूँ आपको। इतना कहकर संजय भी दादी को लेकर वहाँ से जाने लगा तो नील के साथ साथ चारों ही भाइयों ने भी अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे और फिर हाथ जोड़ रहे थे, जैसे कहना चाहते हो कि दादी को कुछ भी ना बताइएगा। संजय ने भी पलकें झपका दी, जिसका साफ मतलब था कि वो दादी को कुछ भी नहीं बताएगा और अभी के लिए अपना मुंह बिल्कुल बंद रखेगा, लेकिन वो खुद तुम लोगों की बैंड जरूर बजाएगा। उसने भी आंखों ही आंखों में उन चारों ही भाइयों को बता दिया था। आखिरकार संजय भी दादी को लेकर वहां से चला गया और फिर अपनी गाड़ी के पास लेकर आ गया। दादी ने भी संजय की तरफ देखा और कहा कि मैं तो गाड़ी में बैठ रही हूँ, तू जरा ऐसी चला कर रख दे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एसी चलेगी तो सही रहेगा। संजय ने भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ सामान संध्या को पकड़ाया और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दादी उसमें आराम से जाकर बैठ जाती हैं। संजय ने भी एसी ऑन कर दिया और फिर बाहर आ गया। संजय और संध्या दोनों ही गाड़ी के बोनेट पर समोसे रखकर आराम से खाने लगते हैं। संजय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। शायद संजय को अवनी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और कहीं ना कहीं नील पर थोड़ा सा प्राउड भी फील कर रहा था वो कि चलो किसी एक ने तो शुरुआत करी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। वरना उनके लक्षण देखकर तो संजय को हमेशा यही लगता था कि शायद उन चारों में से कोई भी शादी नहीं कर पाएगा, चारों में से किसी की भी शादी नहीं होगी। तो वहीं संध्या ने भी बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ है संजय, इतना ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? तो संजय बोलता है कि मेरे पीछे देख रही हो ना समोसे की दुकान पर तुम। संध्या ने भी अब समोसे की दुकान पर देखा और बोली कि हाँ हाँ देख तो रही हूँ। संजय भी संध्या की तरफ देखकर बोलता है कि उस लड़की को छोड़कर वो सारी फैमिली हमारी ही है, मतलब हमारे ही चारों नालायक बेटे हैं और दादाजी हैं। शायद अब तो वो लड़की भी हमारी फैमिली में आने वाली है, बहुत ही जल्द वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनेगी। ये सुनकर तो अब संध्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसने संजय की बाजू पकड़कर अपने सामने से हटाया और फिर वो समोसे वाली दुकान की तरफ हैरानी से देखने लगती है और फिर संजय की तरफ देखकर बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, सही सही बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। संजय ने भी संध्या की तरफ देखा और बोला कि वो लड़की जो बेंच पर बैठी है ना, वो देख रही हो ना तुम, वो तुम्हारे बड़े बेटे की पसंद है और वो जो लड़का उसके बगल में बैठा है ना, वो मुंह में रुमाल लपेट कर, वो नील है, हमारा नील। और वो हलवाई जो देख रही हो तुम, एकदम से फिट एंड फाइन, वो पिताजी हैं जो आराम से समोसे बेच रहे हैं। और वो तीन जो वेटर दिख रहे हैं ना तुम्हें, वो दाढ़ी वाला, वो रुद्र है। संध्या तो आंखें फाड़े अपनी फैमिली को देखे जा रही थी। अगले ही पल उसने भी अपनी साड़ी कमर पर टाँकी और बोलती है कि अभी जाकर नील को बताती हूँ, अभी इसकी टांगें तोड़ती हूँ सबके सामने। इसने लड़की पसंद कर ली और फिर मुझे मिलवाया भी नहीं, यहाँ तक कि बताया भी नहीं मुझे, आज तो इसकी खैर नहीं। इतना कहकर वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, तभी संजय ने भी उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला कि पागल हो गई हो क्या तुम संध्या, इसकी आधी अधूरी डेट खराब कर दोगी क्या? वैसे भी बेचारा कितना ज़्यादा परेशान है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाओगी और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी? नील ने भी उसे सब कुछ सच सच बताया है। अगर सब कुछ सच सच बताया होता तो शायद वो समोसे की दुकान पर लेकर थोड़ी ना आता उसे। उसने झूठ ही बोला होगा उस लड़की से, तभी तो वो यहाँ पर लेकर बैठा है उसे। उसके झूठ में उसके सारे ही भाई शामिल भी हैं और तो और पिताजी भी शामिल हैं। संध्या बोलती है कि और दादी? तो संजय ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, दादी शामिल नहीं है उनके प्लान में। अगर दादी को पता चल जाता ना तो फिर चारों को चप्पल निकाल कर यहीं पर पीटने लगती वो। इसीलिए मुझे लगता है कि दादी को नहीं पता है, जब पता चलेगा तब चारों कोई बैंड जरूर बजाएंगी दादी। तो संध्या बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, नील को मुझे बताना तो चाहिए था ना एक बार। तो संजय बोलता है कि वो अब बड़ा हो गया है, समझने की कोशिश करो तुम संध्या, और हो सकता है कि उसने अभी तक उस लड़की को प्रपोज भी ना किया हो और शायद तभी ना बताया हो हम लोगों को। अब आधी अधूरी बातें तुम्हें कैसे बताता वो, इसीलिए शायद नहीं बताया होगा। संध्या बोलती है कि मतलब वो नील की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो संजय बोलता है कि यारे देखो, पूरी बात तो अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से नील के साथ वो बैठी है ना, मुझे नहीं लगता है कि वो नील की गर्लफ्रेंड होगी, या फिर अभी भी उन दोनों के बीच में कोई भी आगे बात बढ़ी है। नील को यहाँ पर आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी हो ना हो उसकी फ्रेंड जरूर होगी वो, और शायद नील उसे पसंद करता होगा और तभी उसके लिए संडे के लिए दिन समोसे की दुकान पर अरेंजमेंट करवा दिया होगा उसने। अभी तो पूरी बात जान के ही पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। संजय ने भी संध्या की तरफ समोसे को एक टुकड़ा बढ़ाया और फिर संध्या ने भी वो टुकड़ा आराम से खा लिया और थोड़ी देर के बाद दोनों ने ही अपने हाथों को पोंछा और फिर संजय बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं। तो संध्या बोलती है कि कौन से घर? संजय भी एक बार फिर से चुप हो गया था और उसने संध्या की तरफ देखा तो संध्या एक बार फिर से अपना दर्द छुपाते हुए बोलती है कि हाँ हाँ जानती हूँ, हवेली की बात कर रहे हैं आप, चलिए। इतना कहकर संध्या जाकर गाड़ी में बैठ गई और फिर संजय कुछ सेकंड तक तो वहीं पर खड़ा रहता है और फिर वो खुद से बोलता है
कि गलती मेरी है और सज़ा मैंने संध्या को दे दी है। मेरी गलती की सज़ा मेरी संध्या भुगत रही है। इतना कहकर वो भी अब सीधा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। और उसके जाते ही रुद्र, जो कि दूर से ही अपने माँ पापा को देख रहा था, उसने भी एक गहरी सांस भरी और फिर अब जाकर उसे थोड़ा सा तसल्ली मिली थी। इतने में ही अवनी ने भी समोसे खा लिए थे और वो भी खड़ी होकर बोलती है कि अरे दादाजी, समोसे तो सच में बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बात कहूँ आपसे। दादाजी ने भी अपने चेहरे से थोड़ा सा गमसा हटाया और बोले कि हाँ हाँ बिटिया, बोलो बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें। अवनी बोलती है कि दादाजी, मैं ना बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, एक दिन आपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर आऊँगी, तब आप उन्हें भी इतने अच्छे से समोसे खिलाना। ओके। ये सुनकर तो चारों ही भाइयों ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी और फिर एकदम चटाक की आवाज़ आती है। अवनी ने भी आसपास से देखा तो वो देखने लगती है कि ये आवाज़ कहाँ से आई, तो सबने अपना हाथ जल्दी से नीचे कर लिया था। तो वहीं दादाजी, वो तो अभी बेबसी नज़रों से नील की तरफ देख रहे थे और फिर वो धीरे से बोलते हैं कि हाँ हाँ बेटिया, क्यों नहीं, ज़रूर लेकर आना, जब भी मन करे तब ज़रूर आ जाना अपने बच्चों को लेकर, आखिर तुम्हारी ही तो दुकान है ना, तुम्हारा जब मन करे तुम आ जाना। अवनी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मन ही मन बोलती है कि दादाजी इतने बुरे भी नहीं है जितना कि मैं सोच रही थी, थोड़ा सा बस कैरेक्टर लेस है और कुछ भी नहीं, वो तो हर मर्द होता है ना। इतना कहकर अवनी भी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी नील बोलता है कि टीचर जी अब चलें, नहीं तो लेट हो जाएगा। अवनी बहुत ही प्यार से बोलती है कि हाँ हाँ अब चलते हैं, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है मुझे। नील ने भी अब हल्की सी अवनी की तरफ देखा और अपनी बाइक पर उसे बैठने का इशारा किया और वहाँ से चला गया। जाते जाते अवनी दादाजी को बाय कर रही थी और नील, जो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था, इतना खुश था कि उसके दिमाग से एकदम से निकल ही गया था कि वो अपनी बाइक लेकर अपने पापा की गाड़ी के बराबर तक आ चुका है। दोनों ने ही अब हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, जिस वजह से संजय की नज़र नील पर पड़ जाती है और संजय काफ़ी ज़्यादा हैरानी से नील की तरफ देख रहा था। नील की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो आज कितना ज़्यादा खुश है और सच में आज उसके चेहरे पर एकदम से चमक आ चुकी थी। तो वहीं अवनी, वो भी आराम से उसकी बाइक पर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट थी। संजय ने फ्रंट मिरर में दादी की तरफ देखा तो दादी पीछे आराम से सो चुकी थी। संजय ने हल्का सा हाथ लगाकर संध्या को बाहर देखने का इशारा किया। संध्या ने भी बाहर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे नील पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ा थोड़ा प्यार भी आ रहा था, मगर फिर भी वो एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि संजय, आपको याद है ना कि हम भी एक बार शहर पुश्तैनी हवेली बाइक पर ही गए थे और ऐसे ही मैं भी आपके पास बैठी हुई थी। संजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलता है कि हाँ हाँ याद है संध्या, मुझे बिल्कुल ऐसे ही जैसे नील इस लड़की को लेकर जा रहा है ना, वैसे ही मैं तुम्हें लेकर चला था। और तभी नील ने भी हल्का सा गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसने भी अगले ही 1 सेकंड में अपनी बाइक को रेस बना दिया और वहां से लेकर चला गया। और जैसे ही वो वहाँ से गया वैसे ही संजय और संध्या दोनों ही जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने भी दादाजी की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और फिर अपने भाइयों को देखा। शुभ ने तो जल्दी से प्लेट उठाई और दुकान के अंदर जाता हुआ बोला कि मैं बर्तन धो लेता हूँ। निहाल ने भी जल्दी से स्टूल हटाया और फिर बोला कि मैं इस स्टूल को वापस से वहाँ पर रख देता हूँ। तो वहीं दादाजी की दुकान से उतर कर बाहर आ गए और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलते हैं कि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। समझा तू, शाम को मुझे विस्की का एक पैक चाहिए होगा और हाँ, चखने में पनीर की सब्जी भी, समझा तू। रुद्र बोलता है कि दादाजी, आपको लगता है कि मैं आपको ये दोनों चीज़ें दूंगा? आपको मुझसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं? तो दादाजी ने भी रुद्र के गाल को हल्का सा थपथपाते हुए कहा कि लगता नहीं है देगा, और अगर नहीं दिया ना तो फिर अभी तेरी दादी को फ़ोन करके सारी चीज़ें बता दूंगा कि तुम चारों भाइयों ने मुझे समोसे वाले बना दिया है और फिर जिस दुकान पर समोसे बैठकर आराम से खा रही थी ना, वो मैंने ही बनाए थे। रुद्र बोलता है कि अच्छा, आपने नहीं बनाए थे, वो मैं खरीद के लेकर आया था। दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि लेकिन मैं तो यही कहूँगा ना कि तुम्हारे पोते ने मुझे ज़बरदस्ती मुझसे समोसे बनवाए थे, मुझे टॉर्चर किया था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, भूखा रखा था। रुद्र हैरानी से दादाजी की तरफ देखकर बोलता है कि दादाजी, आप कितने ज़्यादा ब्लैकमेल करते हो मुझे, कितना ज़्यादा झूठ बोलते हो आप। दादाजी ने बहुत ही मुस्कुरा कर कहा कि ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, प्यार, समझा तू। अब जो मैंने कहा है ना वो जो
चुपचाप से कर दियो। तो रुद्र ने भी एक गहरी सांस ली और फिर निहाल की तरफ देखा और कहा कि निहाल, शुभ, दोनों यहाँ हो। तो दोनों ही भाई वहाँ पर आके रुद्र बोलता है कि दादाजी को लेकर घर जाओ, दादाजी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो शुभ ने कहा कि लेकिन हम तो बाइक से आए हैं ना। रुद्र बोलता है कि तुम दोनों गाड़ी लेकर जाओ, मैं बाइक से घर आ जाऊंगा। और ये सुनते ही निहाल ने भी जेब में से गाड़ी की चाबी निकाली और फिर गाड़ी के पास आ जाता है और थोड़ी ही देर में दोनों ही भाई दादाजी को लेकर वहां से चले गए थे। रुद्र भी अपनी बाइक तक ही आया था कि तभी पीछे आवाज आती है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप यहाँ पर। रुद्र ने भी पलट कर देखा तो किट्टू अभी उसके पास खड़ी हुई थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्या होगा अब नील और अवनी की लव स्टोरी का? क्या चारों ही भाइयों की बजेगी आज जाकर बैंड? क्या करेगा संजय अब चारों के साथ?